नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम उमंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, कार्यक्रम उमंग में हम आपको हिमाचल की उभरती हुई युवा शक्ति से मुलाकात करवाते हैं और आज हम आपको जिससे मिलवाने वाले हैं वो हैं एक हरफन मौला पर्सनैलिटी। जी हाँ, वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। सिंगिंग वो करती हैं, डांसिंग वो करती हैं, पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं। तो आइए मिलते हैं इस शख्सियत से। मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी पांडे जी, जो कि कक्षा 12वीं की स्टूडेंट है गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर से। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? सबसे पहले मैं सबको नमस्ते बोलना चाहूँगी जो भी मुझे देख रहे हैं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। जी मीनाक्षी पांडे, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, गाना भी गाती हैं, डांसिंग भी करती हैं, पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं और काफ़ी पॉपुलर है। मैंने ऐसा सुना है कि आप अपने स्कूल की सेलिब्रिटी हैं। जो आपकी जो टीचर्स से जिनसे मेरी बातचीत हुई वो कहती हैं कि जी हमारी बेस्ट स्टूडेंट, हमारी फेवरेट स्टूडेंट मीनाक्षी है। तो आज मीनाक्षी पांडे जब टेलीविज़न पे हमारे साथ रूबरू है तो क्यों ना मीनाक्षी पांडे थोड़ा अपने बारे में ज़रा हमें बताइए कि मीनाक्षी पांडे कहाँ से है, मीनाक्षी पांडे की फैमिली क्या क्या करती है। मेरा नाम है मीनाक्षी पांडे और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। मेरा नेटिव प्लेस है सिरमौर शिलाई। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा आंगनवाड़ी वर्कर है और मेरे पापा शॉपकीपर है, उनकी अपनी फर्नीचर की शॉप है। ओके तो आप शिलाई से हैं, आप सिरमौर से हैं। तो अगर सिरमौर के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें कि किस चीज़ के लिए फेमस है सिरमौर? सर, सिरमौर में सारी चीज़ें ही फेमस है। वहाँ पे वेजिटेबल्स की भी और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे कल्टीवेशन होती है। हमारे अपने घर में भी जिंजर, खासकर आपने सुना ही होगा, सबको पता है कि जिंजर प्रोडक्शन में सिरमौर टॉप है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कल्चर भी वहाँ का बहुत अच्छा है। खाने में जैसे सिड्डू हो गए, बिल्कुल, और हमारी नाटी भी अच्छी है, बहुत फेमस है, मतलब ऐसा है। तो नाटी ज़्यादा अच्छी कहाँ की है? शिमला की नाटी ज़्यादा अच्छी है या सिरमौर की? सर, मैं सिरमौर से हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सिरमौर की ही तारीफ करूँगी। तो सिरमौर की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो शिमला आप कैसे आए? आप पोर्टमोर स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप कर रही हैं और शिमला आने का कोई ख़ास कारण? सर, अभी मैं कॉमर्स स्ट्रीम से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो मेरे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सर, मुझे यहाँ आने की मोटिवेशन ऐसे हुई कि वैसे मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि आपको नाहन जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगा कि शिमला बहुत ही डिसिप्लिन जगह है, तो मुझे यहाँ आना चाहिए। और मुझे ये भी पता था कि पोर्टमोर में स्टडीज़ बहुत अच्छी है, तो मैंने प्रेफर किया यहाँ आना। तो पोर्टमोर में आप हॉस्टल में रहती हैं? यस सर, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है और कुछ लोग काफ़ी उसको एंजॉय करते हैं, काफ़ी मेमोरेबल होती है हॉस्टल लाइफ। तो आपकी हॉस्टल लाइफ में क्या दिनचर्या रहती है, क्या करते हैं जब आप हॉस्टल में आते हैं वापस? सर, हॉस्टल में आते हैं तो हमारा टाइम टेबल सेट है। हमें 6 और 6:30 उठना होता है। उसके बाद हमारी काउंटिंग होती है। देन हमारी 8 बजे तक स्टडी टाइम होता है। उसके बाद हमारी फिर से अटेंडेंस होती है, फिर ब्रेकफास्ट एंड देन स्कूल। 10 to 4 स्कूल। वापस आते हैं तो हमें शेयर में स्नैक्स मिलते हैं। उसके बाद दोबारा काउंटिंग होती है, फिर अगेन 6 to 8 स्टडी टाइम, देन डिनर, और फिर हम जिसने सोना है वो सोए, जिसने पढ़ना है वो पढ़े। तो आप क्या करती हैं? आप सो जाती हैं या फिर आप पढ़ती हैं? नो सर, मैं सोती नहीं हूँ। मैं 1 या 1:30 बजे तक तो मेरा ये है कि मुझे होमवर्क और साथ के साथ लर्न करना होता है। यस सर। तो मतलब आप रात के लगभग 1-1:30 बजे तक पढ़ती हैं, तो इतना मतलब स्ट्रेस नहीं लगता आपको कि भाई इतना पढ़ना पड़ रहा है? तो थोड़ा सा कहीं ऐसा नहीं लगता कि काश एक दिन छुट्टी ले लेती हूँ, नहीं पढ़ती? नो सर, मैंने आज तक ऐसे कोई लीव नहीं लिए। मुझे कोई इमरजेंसी है, अगर हॉस्पिटल जाना है, मैं तभी लीव लेती हूँ। मैं ऐसे लीव नहीं लेती। ओके तो मीनाक्षी पांडे, जब हम बात करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपकी एज में होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उनके कुछ ना कुछ रोल मॉडल्स होते हैं। कई लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं उनके पेरेंट्स, कई लोगों के फिल्म स्टार्स होते हैं, कई लोगों के म्यूजिशियंस होते हैं। तो मीनाक्षी पांडे का रोल मॉडल कौन है? सर, मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स हैं। उनसे मैं ये सीखती हूँ कि हमें लाइफ को कैसे जीना है, हमें लाइफ में अपना एक एम तो सेट करना ही है। एज अ गर्ल मैं बोल रही हूँ कि इट्स नेसेसरी कि आपको गोल तो सेट करना ही है। उसको अचीव करने में दिन रात एक कर दो, उसके बाद
सारी चीज़ें करो, अपना ध्यान मत भटकाओ इधर से उधर। तो गोल की आपने बात की कि हर इंसान को गोल सेट करना चाहिए, और आपने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स से इंस्पायर हूँ, मैं अपनी टीचर्स से इंस्पायर हूँ, और काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं अपने टीचर्स की। अगर हम टीचर्स की बात करें तो जो टीचर्स का जो एक ऋण होता है वो तो हम कभी भी नहीं चुका सकते। तो गोल आपने क्या सेट किया हुआ है, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप सिंगिंग भी करती हैं, डांसिंग भी करती हैं, पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, और बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें जो शायद अभी दर्शकों के को आप बताएंगे कि आप क्या क्या करती हैं। तो गोल क्या सेट किया हुआ है मीनाक्षी पांडे ने? सर जो आपने अभी बोली सारी सिंगिंग डांसिंग ये मेरी हॉबीज है। हम्म, बाकी एम मेरा ये है कि मुझे सीए बनना है, ओके, मुझे सीए बनना है। लेकिन लाइफ का एक और मोटिव मेरे पास ये है कि जो भी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है मुझे उनकी हेल्प करनी है। पुअर पीपल, उनके बच्चों की हेल्प करनी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। अगर मैं सीए ना भी बनूं तो मैं अपना एक इंस्टीट्यूशन खोलूंगी, और मुझे इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव दूसरों के लिए ही है जीना। जी। और इतनी छोटी उम्र में आप दूसरों के लिए जीने का ये जो जज्बा है ये लेके चल रही हैं, और आज हमारे कार्यक्रम का नाम भी है जीना, इसी का नाम है। आपकी लाइफ से उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना कुछ सोच रही हैं अपने बारे में, कम्युनिटी के बारे में, अपने आसपास के बारे में, तो थोड़ा सा ज़रा माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप गाने बहुत अच्छा गाती हैं। तो ये जो सिंगिंग का शौक़ कैसे आया आप में? सर सिंगिंग का शौक ये 7th से मुझ में एक्वायर हुआ कि मैं कैसे मैं गा सकती हूँ अच्छा। लेकिन मुझे सब बोलते थे कि तेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने भी बोल ही लिया था कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे किरण चौहान मैम, मेरे हिंदी के टीचर थे, उन्होंने मुझे आगे लाया कि एक बार तू गा के देख, तू गा सकती है। तो सर तब से मेरा था कि मुझे सिंगिंग करनी है। मैंने कोई ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं किया उस समय, सोलो सॉन्ग था जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जब हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ थोड़ा सा हो जाए, क्या कुछ Yes, आप sir. सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? यस सर, मैं सबसे पहले अपने महासु देवता का गाना गाना चाहूंगी, जी ज़रूर। फिर उसके बाद मैं आपको अपने सिरमौर का ये गाना सुनाऊंगी। जी ज़रूर, स्टार्ट कीजिए। हो देवा मासु देवा हो रूणी खेराजिया, हो देवा मासु देवा हो रूणी खेराजिया, घोरे बोड़ो शोभी देवा राज खुशी राखिया, ओ देवा मासु देवा हो रूणी खेराजिया। अब हमारा एक सिरमौर का गाना। महासु देवता का आपने जिक्र किया। महासु देवता को काफ़ी माना जाता है अगर हम हिमाचल की बात करें, Yes, और ख़ासकर सिरमौर की बात करें, तो आपने क्या स्तुति में क्या गाया है जो दर्शक सिरमौरी नहीं समझ पाते, ज़रा थोड़ा सा आप बताएंगे उनको? सर इसका ये है कि महासु देवता आप सबकी रक्षा करना, खासकर हमारे जो बड़े हैं, हमसे जो भी बड़े हैं उनकी रक्षा करना। इस स्तुति में इसको ही एक्सप्लेन किया गया है। वैसे ये गाना बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इतना ही प्रिपेयर किया था। तो मतलब आप इतने यंग हैं फिर भी आपको मतलब फोक में, और खासकर जैसा कहा जाता है कि देवभूमि हिमाचल, यहाँ पे हर ज़िले में देवी देवताओं को बहुत पूजनीय माना जाता है। तो आपका मतलब काफ़ी आस्था है, मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप? यस सर, मैं देवी देवताओं को बहुत मानती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं, घर वाले भी बहुत मानते हैं, तो हम में भी होगी वो क्वालिटी कि हम भी माने। मैं मानती हूँ, विश्वास भी करती हूँ। तो जब हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं, और अगर मेरे को जज करने को कहा जाए तो आपने बहुत अच्छा गाना गाया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो सिरमौर की जब हम बात करते हैं, सिरमौर का एक बहुत रिच कल्चर है, वहाँ पे हारुल गाए जाते हैं, काफ़ी तरह तरह के गाने वहाँ पे गाए जाते हैं जो कि ट्रेडिशनल हैं, फोक हैं, और कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है सिरमौर की वो भी एम्बेडेड है उसमें। तो थोड़ा सिरमौरी कुछ आप सुनाएंगे कुछ सॉन्ग में? यस सर, वैसे हारुल भी है, लेकिन पहले मैं आपको एक और गाना सुनाती हूँ। होंदी चाली मेले खेरनु के रे, मेरे नी जाइंदो बिन तेरे, होंदी चाली मेले खेरनु के रे, मेरे नी जाइंदो बिन तेरे, रेणु के माई के कोरु भेटालो, बठनी मेरी ए साथो दे चलो, बठनी मेरी ए साथो दे चलो, झिलोर घेरे थे लेने दे फेरे, मेरे नी जाइंदो बिन तेरे, उंदी चाली मेले खरेणु के रे, मेरे नी जाइंदो बिन तेरे। ये है डॉक्टर मदन झाल्टा
जी का क्या गाना। बात है, क्या बात है, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से सिंगिंग में भी शायद आपको कोई बीट नहीं कर पाता होगा आपके स्कूल में। नो सर, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, मल्टी टैलेंटेड बच्चे और भी बहुत ज़्यादा है। हम्म हम तो कहाँ आती, तो ऐसे है कि हॉबीज़ है। जब मैं फ्री होती हूँ, मुझे स्ट्रेस होता है, तो मैं डांस कर लेती हूँ, गा लेती हूँ। आपने जो भी गाना गाया जो कि आपने रेणुका जी का जिक्र किया हाँ इसमें, तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे जिनको शायद ये ना समझ आया हो कि आपने क्या गाना गाया। सर ये ऐसा है कि कपल के बीच में सॉन्ग है। हम्म तो जो लड़के हैं वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ रेणुका मैया के मेले में चलो, हम्म हमारे साथ चलो, साथ में हम उनको प्रणाम करेंगे हम्म, और फिर साथ में मेला घूमेंगे। जी। Yes. और मीनाक्षी, अगर हम बात करें जैसे कि आप सिरमौर ज़िला से संबंधित है, आप शिलाई से, अगर कोई व्यक्ति जो भी आपको टेलीविज़न पे देख रहा है, अगर वो कहीं सिरमौर घूमने जाना चाहता है तो उसको कहाँ कहाँ जाना चाहिए? रेणुका हो गया सबसे पहले, नाहन, सरा, शिलाई में सर वैसा इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे पीजी कॉलेज है, बहुत अच्छा है। और तो ऐसी कोई जगह नहीं है वैसे वहाँ पे। बाकी मैं इतना घूमती नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, थोड़ा तो पता है, वो मतलब बता घूमने दिया। का आप ज़्यादा शौक नहीं रखती, मतलब स्टडीज़ और सिंगिंग और डांसिंग में फिर भी कहीं ना कहीं आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, और ख़ासकर सिंगर तो आप बहुत ही अच्छी हैं। आपने जिक्र किया डांसिंग का, तो ये डांसिंग का शौक कैसे जागा? मतलब कि घर वालों ने इंस्पायर किया, क्या इंस्पिरेशन थी डांसिंग के लिए? सर डांसिंग के लिए तो ऐसा है कि मेरे घर में सब डांस करते हैं, सब डांस करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी डांस करेंगे। तो मम्मा पापा ने ऐसे सिखाया भी था कि बच्चे ऐसे नाचते हैं, ऐसे स्टेप्स होते हैं। और लोग ना शादियों में जाके ज़्यादातर, मतलब अगर हम बात करें डांसिंग की बात करें, और खासकर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के हर ज़िले में अलग अलग तरह के डांसेस होते हैं, पर जनरली देखा जाए तो नाटी सब लोगों को करनी आती है। तो डांसिंग आपने मतलब ज़्यादा कहाँ सीखी, घर में सीखी या फिर शादियों में जाकर सीखी? सर घर में ही सीखी, अपनी मम्मा से, अपनी मम्मा से सीखी। वो सिखाते रहते थे, जैसे टीवी चैनल पे लगा दी, कोई भी लगा दिया चैनल, हाँ। कोई भी गाना सुना दिया, तो फिर उनके साथ मैं भी नाच लेती थी। मुझे शौक वहाँ से हुआ। लेकिन फिर 6th में जब मैं स्कूल में गई तो 6th में हमारे टूर्नामेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, तो हमारा फोक डांस में स्टेट लग गया था चंबा, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। वहाँ से आगे स्टार्ट हुआ। फिर 7th में मैंने सिंगिंग में पार्ट ले लिया था, तो डांसिंग का हमने सीनियर को मौका दिया कि कोई बात नहीं, उनकी लास्ट साल है तो उनको नाचने देते हैं। फिर 8th में हमने फिर धूम मचाई, और फिर 9th में और सोलो सॉन्ग। तो आजकल भी मतलब आप डांस वगैरह करते हैं जब आपको फ्री टाइम होता है? ये सर हमारे स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, तो लास्ट के 30 मिनट्स हम बच्चों को दिए जाते हैं, तो उसमें किन्नौरी, पहाड़ी, सिरमौरी, जो भी गाना लगे उसमें हम नाच लेते हैं। तो कौन ज़्यादा अच्छा डांसर है, अगर मैं आपकी बात करूँ आपकी क्लास में, कि मतलब उसमें भी आप अनबीटेबल हैं, या आपको लगता है कोई आपसे अच्छा भी डांस करता है? सर वैसे तो सभी बहुत अच्छा डांस करते हैं, क्योंकि हिमाचली है, पहाड़ी है, तो सबको अच्छा ही डांस करना आता है। तो आपने कहा कि आपकी मदर से आपने डांस करना सीखा, तो अगर एक कंपटीशन हो जाए आपके और आपकी मम्मी के बीच में, या आपके फादर को भी हम ले लेते हैं उसमें, तो ज़्यादा अच्छा डांसर कौन होगा? सर मम्मा पापा दोनों, लेकिन मम्मा बहुत अच्छा डांस करते हैं, इसलिए उन्होंने भी मुझे सिखाया है, मैंने उनसे ही सीखा है। वो दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं कंपैरेटिवली मुझसे। जी। और कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अगर आप डांस करें, आप सिंगिंग करें, तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है। मतलब Yes, अगर sir. आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको थकान महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप अगर इस तरह की कोई रिक्रिएशनल हॉबीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। तो आप तो खैर ये चीज़ें करती हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे स्ट्रेस कम होता है? यस सर, बहुत बहुत ऐसा है कि हो जाता है कम। एक बार ऐसा था कि मेरे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे थे, तो रात के 2 बजे थे, तो मुझे ना एक क्वेश्चन याद नहीं हो रहा था। मैंने सोचा मेरे को स्ट्रेस हो रहा है कि तो कुछ तो किया जाए, तो बिना गाने के मैं खुद ही गाने लग गई और मैं नाचना स्टार्ट कर दिया रात को। तो वो रात के 2 बजे थे। इस तरह से स्ट्रेस भी कम हो गया, और उसके बाद वो क्वेश्चन भी याद हो गया। जी। पर मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी कोशिश ना कीजिएगा कि रात को 2 बजे आप डांस करने लग जाएं, वरना कहीं ना कहीं जो पड़ोसी हो सोचेंगे कि क्या हो रहा है। और ऐसा हम लोगों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे। आप मतलब शाम को या सुबह ही डांस कीजिए, रात को 12 बजे के बाद आप डांस मत कीजिए। तो मेरे को आप ये बताइए ना मीनाक्षी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं अपने आप को काउंट कर रहा हूँ, कि जो उनको बिल्कुल डांस करना नहीं आता, सिंगिंग बिल्कुल नहीं आती, पर इंटरेस्ट होता है उन लोगों का, तो कैसे स्टार्ट करें वो? सर हाथ ही तो खड़े करने हैं। नाचने के लिए तो हाथ खड़े करो, कमर हिलाओ, हो गया। और सिंगिंग का ये है कि ज़रूरी नहीं है आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। सिंगिंग कोई गाना सुन लो, उसको सीख लो और गा लो।
बिल्कुल। और अगर हम बात करें आपकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी की, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी आप काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी आप मतलब स्टडीज़ के लिए काफ़ी रहती हैं एक्टिव, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि रात को 1:30 बजे तक आप पढ़ती हैं, और आप अपने से जो छोटे क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आप पढ़ाती हैं। Yes, और sir. अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में भी हमने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि आप कितनी सारी एक्टिविटीज़ करती हैं, और मतलब ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप एक स्कूल की एक स्टार हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कैसे करती हैं, थोड़ा सा बताओ आप। सर जो ये पढ़ाने की हॉबी है एक तरह से मेरे घर से स्टार्ट हुई। मेरा भाई छोटा था तो मैंने 4th में उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसको प्रॉब्लम आती थी स्कूल में, कभी टीचर से ना समझ पाता था वो मैथ्स खासकर, तो फिर मेरे को उसको पढ़ाना पड़ता था, और वहीं से मुझे लगा कि यस मैं पढ़ा सकती हूँ। फिर मैं हॉस्टल आ गई, 10th तक मैंने उसको पढ़ाया। वो 6th में था तब जब मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि जब बच्चे मुझसे पूछने आए, उनको पता चला कि ऐसे मीनाक्षी पांडे है और वो पढ़ा लेते हैं, तो उन्होंने मुझसे सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर +2 में मेरे हॉस्टल के जो वार्डन है और प्रिंसिपल सर, उन्होंने मुझे स्टडी इंचार्ज बना दिया। अब ये तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको पढ़ाऊं, और मैं उनके हर संडे को टेस्ट भी लेती हूँ। उनको पहले बोल के, मंडे को बोल के कि आपका टेस्ट होगा संडे को, तो उनको बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसको मैं सॉल्व आउट करती हूँ। फिर अगर टेस्ट में उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको भी दोबारा वहाँ पे की कमी क्या रह गई उसको भी कोप अप करती हूँ। तो आप क्या एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं या फिर आप थोड़ी सी लीनियंट टीचर हैं? स्ट्रिक्ट हूँ पढ़ाई के मामले में, खासकर कभी कभी लीनियंट हो जाती हूँ बच्चों के ऐसे प्यारे से तो मतलब चेहरे देख के। आपका डर भी है, मतलब जो आपके जूनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि मीनाक्षी पांडे जी आने वाली हैं, टेस्ट लेने वाली हैं, अब क्या होगा? यस सर, क्योंकि जिस बच्चे ने तो पढ़ा होगा उसको क्या डर होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ के आते हैं वो कभी डर जाते हैं कि अब क्या बोलेंगे। तो कैसा लगता है आपको अगर कोई बच्चा आपके सामने डर जाए और बोले कि मैं पढ़ के नहीं आया या मुझसे टेस्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा बुरा नहीं लगता उनके लिए? ये सर बुरा लगता है, और मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लगता है कि एक दिन पहले आते हैं मेरे पास। मैं उनसे ये चाहती हूँ कि वो मेरे पास उसी दिन आए जिस दिन मैं उनको टेस्ट दे रही हूँ, ताकि मैं उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। एक भी उनके मन में ये ना रह जाए कि मुझे ये नहीं आता है, ताकि टेस्ट में वो फुल मार्क्स ले सके। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो आप उन बच्चों को? सर 10th तक के सारे। ओके। साइंस में थोड़ा मेरा इतना वो बॉन्ड नहीं रहा साइंस के साथ, क्योंकि 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया है साइंस पढ़ना। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती हूँ। तो मीनाक्षी, आप पढ़ती भी हैं, आप पढ़ाती भी हैं, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि पढ़ना ज़्यादा आसान है या फिर पढ़ाना ज़्यादा आसान है? पढ़ाना, क्योंकि सर 10th तक के टॉपिक्स ऐसे हैं कि हमने 2 साल पहले छोड़ दिए पढ़ने, तो उनको हमें अगर कहीं ना कहीं हम अटक ही जाते हैं तो उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अब उसको भी पढ़ो और जो अपना है उसको भी पढ़ो, तो पढ़ना इतना मतलब मुश्किल नहीं है। उस चीज को समझ के उसको वापस पढ़ाना, बच्चे के दिमाग में कैसा डालना है, उसकी कैपेसिटी क्या है ब्रेन की कि वो कैच कर सके उसको, वो चीज़। जी। और पोर्टमोर स्कूल में तो खैर आप एक लोकल सेलिब्रिटी बन चुके हैं, सारी टीचर्स आपको काफ़ी पसंद करती हैं, आपको काफ़ी प्यार करती हैं। बट मैं ये जानना चाहूँगा, आज आप टेलीविज़न पे हैं और आज हम आपके मुंह से ये जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है? सर मैं पिछले स्कूल में थी तो मेरे फेवरेट टीचर थे विवेक शर्मा, वो मैथ्स के टीचर थे जी। मैं स्कूल में आई हूँ, फेवरेट टीचर वैसे बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले, लेकिन मेरे पास एक टीचर है मुक्ता मैम, मुक्ता शर्मा ठाकुर, डॉक्टर मुक्ता शर्मा ठाकुर, वो मेरी फेवरेट टीचर है और वो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते हैं। शी इज वेरी गुड टीचर। तो क्या मतलब उनकी ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं? क्योंकि जैसे मैं अगर जिक्र करूँ ना, जब मैं फर्स्ट या सेकंड में था तो हमारे एक टीचर होते थे, तो मतलब मुझे उनको वो बहुत प्यार से बात करते थे, बड़ा मतलब मुझे प्यार करते थे, तो मुझे आज भी याद है उनके बारे में। तो आपको डॉक्टर मुक्ता मैम जो आपकी फेवरेट टीचर हैं, उनकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको मतलब काफ़ी पसंद आती हैं उनके बारे में, और आपको लगता है कि आपके जीवन में भी होनी चाहिए, और कोई अगर अभी देख भी रहा है तो वो भी अपने जीवन में उसको इनकलकेट कर सकता है? सर एज ए टीचर आपको सबसे पोलाइटली बात करनी है। जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं जी। बाकी मैम बहुत इम्पार्शियल है, उनके लिए सारे बच्चे एक समान है, तो जो भी ऐसे टीचर होते हैं नहीं किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चे फिर ये सोचते हैं कि इसे क्यों, हमें क्यों नहीं। बिल्कुल, तो ये नहीं होनी चाहिए, और मैम में वो सारी एबिलिटीज़ है जी। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर मुक्ता मैम है, जो आपकी बेस्ट टीचर हैं, जो आपकी फेवरेट टीचर हैं, वो भी अगर टेलीविज़न पे आपको देख रही होंगी तो शायद बहुत प्राउड महसूस कर रही होंगी कि उनका बच्चा आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। यस सर जी। और हम टीचर्स के साथ साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, क्योंकि आप जिस एज में हैं टीनेजर्स की जो हम बात करते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं उनके बहुत सारे
फ्रेंड्स होते हैं, तो आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन कौन सी आप मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं, शरारतें भी करते हैं आप लोग कि नहीं करते? सर शरारतें भी करते हैं। मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन रितिका पांडे, और बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड तो आपको पता ही होगा कि एक ही होता है, अब सारे तो बेस्ट फ्रेंड हो नहीं सकते। ऐसे हमारे ग्रुप्स भी नहीं हैं कोई ऐसे बने हुए, मैं सबको एक जैसा ही लेती हूँ। फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट भी करते हैं, मुझे सही राह दिखाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो और तुम करोगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपको अपलिफ्ट करें, आपको मोटिवेट करें, तो कहीं ना कहीं जो एक लाइफ का जो एक पर्पस होता है वो काफ़ी सॉल्व हो जाता है। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा, अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स की कंपनी है तो कहीं ना कहीं आपका दिन भी काफ़ी अच्छा चला जाता है। यस सर, जी, बहुत अच्छा। जी। तो मीनाक्षी पांडे, हम बात कर रहे थे आपकी लाइफ के बारे में, आपके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। आपने जिक्र किया कि आप सिंगिंग भी करती हैं, आप डांसिंग भी करती हैं, आपने अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बताया, आपने ये भी बताया कि आप क्या बनना चाहती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी छोटी सी उम्र में मतलब आप इतना सब कुछ अचीव कर रही हैं, मल्टी टैलेंटेड चीज़ें कर रही हैं, और अगर हम बात करें इंडिया में तो मल्टी टैलेंटेड होना एक बहुत बड़ी बात होती है इंडिया में, और बाहर की कंट्री में तो बहुत डिज़ायरेबल होता है कि आपको कम से कम आपका स्किल सेट इन्हांस हो, आपको 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर कोई इंसान मल्टी टैलेंटेड कैसे बने? सर एक तो बोलते हैं हमारे साइड की गॉड गिफ्टेड है सब कुछ, लेकिन नहीं, ये एबिलिटीज हमें खुद को इनहेरिट करनी है कि हम कैसे करेंगे। सिंगिंग की बात मैंने बोली आपको कि जरूरी नहीं है किसी की आवाज अच्छी हो तो भी तभी वो सिंगिंग कर सकता है। सिंगिंग अपने माइंड को रिलीफ देना, डांसिंग वही अपनी थकान मिटाना, पढ़ाई तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और गर्ल्स को खासकर गर्ल्स को आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि कई कुछ लोग ये कहते हैं ना कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, कुछ गर्ल्स ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़के हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हमारा जो समाज है, मतलब मुझे नहीं पता इस उम्र में आप समझती होंगी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, तो क्या इन सब चीज़ों से एग्री करती हैं आप? सर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमारे मतलब बोला जाता है हमारे इंडिया में बोथ आर इक्वल, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे गर्ल्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। कहीं पे तो जन्म होते ही मार दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी मौका दो आगे लाइफ में। कितनी सारी बेटियां क्या क्या कर रही है, ये तो पेरेंट्स को भी इतनी सोच समझ के करना चाहिए सब कुछ जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, है और होगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब समाज इवॉल्व करता है विद डेकेड्स, विद जनरेशन, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी एक बहुत बड़ी बात होती है, और कहीं ना कहीं इक्वालिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें भी ये कहा जाता है कि राइट दिया गया आपको इक्वालिटी का। थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, तो क्या आपको भी खाना पीना पसंद है? ये सर खाना पीना तो पसंद है, लेकिन मैं फास्ट फूड और जंक फूड को बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ। जी, बिल्कुल भी नहीं खाती आप जंक फूड? सर वैसे तो खाते हैं कभी कभी, महीने में हो गया, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे सर हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं, खासकर गर्ल्स को तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं नहीं प्रेफर करती। और मैं दूसरों को भी बोलना चाहूंगी कि कम से कम खाए जंक फूड और फास्ट फूड, इससे बीमारियां ही बहुत ज्यादा होती है, फिर वही हॉस्पिटल के चक्कर खाने पड़ेंगे और पेरेंट्स को भी नुकसान होगा, इसलिए हेल्थ कॉन्शियस बनो। तो अब हम खाने की बात करें, आप जंक फूड बिल्कुल नहीं खाती, तो फिर क्या मतलब आपका क्या फेवरेट फूड होता है? कुछ लोगों को राजमा चावल पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कड़ी चावल पसंद होते हैं, तो आपका क्या फेवरेट है? आप क्या पसंद करती है खाना? सर दालों में सब, सब्जियों में भी सब। मुझे कैप्सिकम पसंद नहीं है, करेला भी अच्छा लगता है, शिमला मिर्च मतलब वो पसंद नहीं है, और पनीर अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ये होता है ना, कुछ लोगों का एक स्वीट टूथ होता है, कुछ लोगों को कुछ भी मीठा ला दो ना उनके आगे तो उनको अच्छा लगता है, चाहे वो हलवा हो या फिर अगर हम खीर की बात करें, तो क्या मीठा भी पसंद करते हो आप? यस सर, मीठे में सारी चीज़ें, स्वीट्स, केक्स, और अपनी जो है हमारी परंपरागत सिड्डू हो गए, और हमारे गुड़ घी भी खाया जाता है खीर के साथ भी। मीनाक्षी, कुछ लोग ये कहते हैं ना, आज आप इस चीज़ को क्लियर करो, कुछ लोग ये बोलते हैं जो लड़कियां होती हैं ना वो गोलगप्पे खाना बहुत पसंद करती है, तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं? यस सर, सच्चाई है, मैं भी खाती हूँ, जब भी बाहर जाती हूँ अपनी आउटिंग लेती हूँ तो मैं भी खाती हूँ, अच्छे लगते हैं सर। मतलब कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं गोलगप्पे खाना। तो आप मतलब खाने पीने की हम बात करें तो आप खाती भी हैं कि कई बार मतलब मम्मी की हेल्प भी करती हैं आप खाना बनाने में? यस सर, कुकिंग जो मैंने सीखना स्टार्ट किया 5th 6th से,
चपातियाँ सबसे पहले तो बन जाते थे, जो भी जैसा शेप, जैसा भी उसका मैप बनता था, कभी श्रीलंका का, कभी महाराष्ट्र का, जो भी है। तो अब प्रॉपर हो गया है सब कुछ, कुकिंग भी हो गई है। तो मम्मी ने कभी तारीफ की कि बेटा आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया? यस सर, कभी कभी हो जाता था कि कभी हल्दी ज़्यादा डल जाती थी तो मम्मी की वही डांट, लेकिन वो डांट ज़रूरी थी ताकि हम इम्प्रूव कर सके। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे पहले ज़माने में होता था कि पेरेंट्स बच्चों को डांटते भी थे, टीचर्स भी बच्चों को डांटते थे, तो कहीं ना कहीं वो एसेंशियल था। आजकल हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी नहीं डांटते और टीचर्स भी कहीं ना कहीं नहीं डांटते बच्चों को, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है डांट भी ज़रूरी होती है? सर, उसी छूट के कारण जो आजकल हो रहा है उससे बच्चे रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो डांट भी जरूरी और मार भी होती थी जरूरी। बिल्कुल। अब भी है ऐसा, मारते भी है, हमारे पेरेंट्स हमें अभी भी मारते हैं। अब इतना तो नहीं है, लेकिन कभी गलती होती तो हो ही जाता है। तो फिर हमारे लिए तो वो जरूरी है, इवन सभी बच्चों के लिए जरूरी है। तो अगर पेरेंट्स डांट देते हैं, मार देते हैं, तो उसका बुरा मत मानो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी भलाई के लिए ही है। तो मीनाक्षी पांडे, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन में आप जो भी गोल्स आप सेट करेंगी उसको अचीव करें। थैंक यू फॉर कमिंग है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।